तो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही गजब की एनिमे सीरीज को, जिसके एनिमेशन बहुत ही शानदार, फाइट सीन्स भी बहुत ही गजब के, स्टोरी लाइन फनी और कल्टीवेशन पर बेस्ड है। जिसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम होगा लीजी, जो कि हादसे की वजह से एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पर कल्टीवेशन एग्जिस्ट करता है और उसको रीबिल्ड करना होगा अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हेवन को। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है लीजी, जिसके ऊपर जैसे यहाँ पर कुछ बंदे हमला करने वाले होते हैं तो लीजी तुरंत ही निकालता है अपने वेपन को, जो कि होती है एक स्पिरिचुअल ब्रेक। और इस वेपन के अंदर वाकई में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि उसकी केवल एक बार हमला करने से ही सामने वाले बंदे की हालत ही खराब हो गई थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये जो लीजी है वो असल में यहाँ पर मॉडर्न कपड़ों में खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर तभी कुछ हमलावर कहते हैं कि इसे जान से मार दो। और वो लोग हमला तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें लीजी के मार्शल आर्ट्स के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि वो एक बहुत ही गजब का मार्शल आर्टिस्ट तो होता ही है। साथ ही ब्रिक को यूज करने की वजह से उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उन बंदों से पूछ रहा था कि क्या तुम लोग मेरे जैसे फाइट कर सकते हो, क्योंकि उन सभी की धुलाई करने के बाद लीजी बड़े ही एक्शन के साथ में अपने बालों को फूंक मारता है। लेकिन फिर तभी हम अचानक से ही लीजी को देख पाते हैं एक बहुत ही अजीब सी जगह पे। उसको जैसे होश आता है वो कहने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया। उसे तो ये भी पता नहीं होता कि आखिर ये जगह कौन सी है। तभी फिर वो अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम है लीजी और मैं बाइचन यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट भी हूँ, जिसके क्लासमेट्स उसको हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया करते थे। स्पेशली फीमेल क्लासमेट्स तो उसको कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। लेकिन जो लीजी को पसंद है वो है एंशिएंट बिल्डिंग्स। और जब वो एक दिन अपनी आर्किटेक्चर हिस्ट्री पर काम कर रहा था तो वो वहाँ पर एक एंशिएंट पैगोडा को माप रहा था। लेकिन लीजी ने इस बारे में कभी भी ये सोचा नहीं था कि उसके साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो एंशिएंट क्रिएचर का स्टैचू बना हुआ था वो अचानक से ही एक पोर्टल के जरिए एक अलग ही डायमेंशन में ले जाने लगता है। जब वो नीचे गिर रहा था तो वो कहने लगता है कि अभी तक मेरा आर्किटेक्चर हिस्ट्री का काम पूरा नहीं हुआ, आखिर मैं अचानक से ही ये कहाँ पर जा रहा हूँ। तब जाकर लीजी को समझ में आता है कि उसके साथ में क्या हुआ था और वो यहाँ पर कैसे आया। लेकिन जैसे ही वो अपने चारों तरफ की चीजों को देख रहा था तो वो सोचने लगता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, क्योंकि ये जगह भी देखने में एकदम हेवन के जैसे लग रही थी। लेकिन ये हेवन भी कुछ अजीब सा होता है, क्योंकि यहाँ की सारी चीजें बर्बाद हो गई थी। इसीलिए वो चारों तरफ ही टहलते हुए देखने लगता है। जहाँ पर तभी लीजी को आवाज आती है कि बच्चे यही है तुम्हारा हेवन। लेकिन जैसे ही लीजी मुड़कर देखता है उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक एंशिएंट क्रिएचर की सोल आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होता है एक ड्रैगन, जिसको देखकर लीजी को डर लगने लगता है कि अब पता नहीं उसके साथ में यहाँ पर क्या होगा। जिसके तुरंत ही बाद अब ये ड्रैगन काफी तेजी के साथ में बढ़ने लगता है लीजी की तरफ। लीजी पहले तो ये सोच रहा था कि शायद ये ड्रैगन उसको कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन इसके अगले ही पल उस ड्रैगन ने लीजी को एक बहुत ही जोरों का धक्का दे दिया होता है, जिसकी वजह से वो उछलकर पहुंच जाता है उसी ड्रैगन के ही ऊपर, क्योंकि ये ड्रैगन उसको दिखाना चाहता था ये बर्बाद हो चुका हेवन। लेकिन ये हेवन देखने में अभी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लीजी कहने लगता है कि ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, मैंने आज तक कभी भी ऐसी चीज देखी ही नहीं है। जिसके बाद फिर ड्रैगन उसको ट्रैवल करते हुए एक जगह पे गिरा देता है, क्योंकि असल में उसके अंदर की एनर्जी ही खत्म हो गई थी। जहाँ पर जब लीजी उठता है तो उसको अपने सामने एक छोटा सा क्रिएचर नजर आता है, और ये छोटू मोटू सा वही क्रिएचर है जिसकी वजह से लीजी यहाँ पर आया। तो फिर वो क्रिएचर बताने लगता है कि मैं हूँ गार्डियन तुम्हारे इस हेवन का, तुम मुझे बुला सकते हो मिस्टर गी केलिन। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम है लीजी। केलिन उसको ये बता रहा था कि आज से बीते हुए 1000 सालों में तुम इकलौते ऐसे इंसान निकले हो जो कि उस एंशिएंट पैगोडा के अंदर गए थे। जाने के साथ साथ तुम्हें एक ऐसा मौका मिला जिसकी वजह से तुम हमारे द्वारा बनाई गई परीक्षा में पास हुए और यहाँ पर आ गए। इसी वजह से तुम पूरी दुनिया में चुने गए ऐसे इंसान हो जिसको मौका मिला है इस हेवन को दोबारा से बनाने का, जो कि बर्बाद हो चुका है। इसीलिए अब तुम आने वाले समय में बन जाओगे मेकर ऑफ द हेवन। लेकिन लीजी तो उसकी बातों को जरा सा भी सीरियसली ले ही नहीं रहा था। उसकी बात को सुनते हुए हंसने लगता है और ये कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हारे द्वारा चुना गया हूँ? मेरी बात सुनो, मैं कभी भी ऐसी बेतुकी बातों में आता ही नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर इस हेवन को दोबारा से कैसे बनाया जाए। जैसे कि फिर केलिन उसके सामने आता है और ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से एक फैंटेसी कॉन्टिनेंट पर भेज दूंगा, ताकि तुम कल्टीवेशन करना सीख जाओ और बन जाओ एक सोल कल्टीवेटर, क्योंकि केवल सोल कल्टीवेटर्स के पास में ही ऐसी ताकत होती है कि वो अपने कल्टीवेशन की पावर से हेवन को भी रीबिल्ड कर पाएंगे। तभी फिर केलिन उसके सामने एक बुक को ले आता है और ये कहने लगता है कि इसको कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड गाइड, जिसके अंदर तुम्हें सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कि तुम जानना चाहते हो। सबसे बड़ा तो ये तुम्हें हेवन को बनाने के बारे में भी पता चल जाएगा। जिसको लीजी जैसे ही खोलता है वो कहने लगता है कि सच में ये तो बहुत ही कमाल की गाइड है, क्योंकि असल में ये बुक केवल लिखी नहीं थी बल्कि इसके अंदर तो विजुअल्स भी होते हैं। केलिन कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे एक साथी को भेज दूंगा फैंटेसी कॉन्टिनेंट पर। लीजी कहता है कि आकर आप कौन से साथी की बात कर रहे हो
हो, मैं तो यहाँ पर अकेले ही आया था। केलन कहते हैं कि चिंता मत करो लीजी, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। यहाँ से जाने से पहले तुम्हें सबसे पहले ये सीखना होगा कि आखिर हेवन के कंस्ट्रक्शन के काम को कैसे करते हैं। ये तुम्हारी धरती नहीं है जहाँ पर मजदूर मिलकर काम कर ले, और अगर तुमने गलती से भी इस काम को अधूरा छोड़ने की कोशिश भी की तो फिर तुम हजारों सालों के लिए दो दुनियाओं में फंसकर रह जाओगे, जहाँ पर तुम्हारे पास में तुम्हारी बॉडी नहीं होगी लेकिन फिर भी तुम जिंदा होगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होगे। इसके बाद फिर वो यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करते हैं और लीजी को भेज देते हैं फैंटेसी कॉन्टिनेंट के ऊपर। लीजी ये कह रहा था कि मैंने तो अभी आपसे पूरी बातें भी नहीं करी थी। जैसे नीचे गिरता है वो कहता है कि आखिर ये क्या मतलब है मुझे हर बार नीचे गिराने का, अगर आप लोग मुझे आराम से भेजोगे तो मैं आराम से नीचे भी तो आ जाऊंगा। लीजी जैसे ही उठकर अपने चारों तरफ देखता है तो उसको वाकई में ये फैंटेसी वर्ल्ड नजर आता है, जो कि फैंटेसी तो नहीं लेकिन एकदम रियल वर्ल्ड के जैसे ही लग रहा था। लीजी कहता है कि अच्छा तो ये है वो दुनिया जहाँ पर मुझे अपना कल्टीवेशन सीखना होगा, लेकिन आखिर इस जंगल को देखते हुए मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आखिर क्या करना है। फिर केलिन उसको ये बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले जाना होगा मिस्टी माउंटेन के ऊपर, जहाँ पर तुम्हें ढूंढना है स्काई थंडर फायर शील्ड को। जाओ और जल्दी से जाकर अपना मिशन कंप्लीट करो। लेकिन लीजी को ना तो माउंटेन के बारे में पता है और ना ही उस फायर शील्ड के बारे में पता है। वो सोचने लगता है कि चलो जो भी हो, कम से कम मुझे अपनी एक डेस्टिनेशन तो मिल गई। इसलिए वो जैसे यहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो उसके पीछे से दो तीन बंदे आकर कहते हैं कि लीजी, मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इतनी आसानी के साथ में तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन लीजी तो यहाँ पर नया है, इसी वजह से वो उनको जानता भी नहीं। बंदा लीजी से यह कह रहा था कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम केवल कपड़े बदलने की वजह से ये सोचोगे कि मैं अपने कजिन को ही नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन अब क्योंकि तुम जिंदा हो इसी वजह से तुम अभी भी ली फैमिली के ही हेड हो। लेकिन अब ज्यादा देर तक तुम ऐसे रहने नहीं वाले हो, क्योंकि चंद पलों के बाद तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से ही बाहर निकल जाएगी। तुम तो ऐसे बेकार इंसान हो जो कि पूरी जिंदगी में कभी भी ठीक तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए। लीजी सोचने लगता है कि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर मेरी ऑलरेडी कोई पर्सनल आइडेंटिटी होगी। जिसके तुरंत बाद लीजी का कजिन यहाँ पर अपने वेपन को निकालता है उस पर हमला करने के लिए, जिसने अपने हैमर को बहुत ही जोरों के साथ में हिट किया था लीजी के ऊपर, लेकिन उसने खुद को बचा लिया था। यहाँ तक कि अब तो ये सारे के सारे बंदे लीजी को घेर कर उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिनके वेपन अटैक सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और पहली बार ऐसी फाइट होने की वजह से लीजी को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो इनका मुकाबला कैसे करे। वो लोगों के हमलों को डॉज तो कर रहा था लेकिन बच नहीं पा रहा था। लेकिन अब जैसे ही इनका फाइटिंग स्टाइल उसको समझ में आता है वो दिखाता है अपने मार्शल आर्ट को, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं तो अकेले ही दो तीन बंदों के साथ में फाइट भी कर लेता है। लेकिन ये जो बंदे होते हैं वो लीजी को मारने की कोशिश कर रहे थे अपने स्वॉर्ड्स की मदद से। लीजी का कजिन ये नजारा देखकर एकदम ही शॉक हो जाता है कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। इसीलिए वो खुद ही आता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हैमर से हमला करने के लिए, और इस हैमर के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो वाकई में उसको मारने के लिए काफी थे। लीजी अपने आप को केवल अपने फास्ट रिफ्लेक्शंस की मदद से ही बचा पा रहा था। लेकिन जैसे ही लीजी पर एक बहुत ही जोरों का हिट होता है तो उसे पता चल जाता है कि जीतना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार तो उसके कजिन ने यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपने हैमर की स्पिरिचुअल पावर को। इसकी मदद से वो लीजी और उसके बीच में आने वाली कई सारी चीजों को तोड़ते फोड़ते भी जा रहा था। लीजी को इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं है कि उसके अंदर भी मौजूद है स्पिरिचुअल पावर, जिसका वो यूज कर तो सकता है लेकिन उसको करना आता ही नहीं। इसीलिए लीजी केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से ही उसका मुकाबला करता है। लेकिन लीजी ने अभी तक इस बात पर गौर नहीं किया था कि भले ही उसके ऊपर इतने बड़े बड़े हमले हो गए, लेकिन ना तो लीजी को कोई चोट आई थी और ना ही उसको किसी भी तरीके की कोई ब्लीडिंग हो रही थी। वो गुस्से में आकर एक नुकीले पत्थर को फेंक देता है अपने कजिन की तरफ, जिसकी वजह से उसके गाल में एक छोटा सा कट लग जाता है। बंदा ये कह रहा था कि अब किसी भी हाल में ये लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसकी वजह से ये लोग उसको घेर कर हमला करने के लिए जैसे ही जाते हैं तो फिर अचानक से ही लीजी के चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत एनर्जी शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसके बारे में लीजी को पता नहीं होता कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया। जिसके बाद अब उसको जैसे ही रियलाइज होता है कि उसके अंदर छुपी हुई है एक और ताकत, तुरंत उसको निकाल लेता है, जो कि असल में होता है एक छोटा सा लिटिल स्पिरिचुअल क्रिएचर, जो कि लीजी से यह कह रहा था कि मास्टर आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई, मुझे पहचान लो, मैं हूँ आपका सोल पावर और मेरा नाम है डाई शाओची। लीजी हैरान होते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी सोल पावर हो तो फिर तुम बाहर क्या कर रहे हो। शाओची उसको बताता है कि इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर हर एक इंसान के अंदर मौजूद है उनका सोल पावर, जो कि बाहर आ भी सकता है और ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंशिएंट मैजिक वेपन में। इसीलिए मैं हूँ आपके सोल पावर के साथ साथ आपका मैजिकल वेपन भी। लीजी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये एंशिएंट मैजिक वेपन क्या होता है, जिसको देखकर लीजी का कजिन ये कह रहा था कि आखिर ये छोटी सी चीज कोई मैजिक वेपन कैसे हो सकती है। वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ और इन दोनों को ही खत्म कर दो। इसके तुरंत बाद जैसे ही ये लोग हमला करने के लिए आते हैं तो लीजी शाओची से कहता है कि जल्दी से बताओ कि आखिर मेरा मैजिक वेपन कहाँ पे है, जल्दी से उसके बाहर निकालो क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत है। तो शाओची कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूंगा। जहाँ पर अब शाओची यूज करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को, इसकी मदद से एक पोर्टल ओपन हो जाता
है। लीजी ये सोच रहा था कि शायद उसके लिए क्रिएट होकर आएगी एक ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, लेकिन उसको क्या पता था कि उसे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्योंकि अगले ही पल यहाँ पर उसके सामने आ जाती है एक छोटी सी ब्रिक। शोची कहता है कि हाँ यही है तुम्हारा मैजिकल वेपन और इसको कहते हैं मैजिकल ब्रिक। अब तुम इससे फाइट कैसे करते हो वो मुझे नहीं पता। तो अपने हाथ में लेकर उसी की मदद से वो मारने लगता है उन बंदों को। और ये ब्रिक तो वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये आसानी के साथ में टूट ही नहीं सकती थी। तो अपनी उसी स्पिरिचुअल ब्रिक को ही उठा कर मार रहा था उन बंदों को। लेकिन जब एक बंदा जैसे ही उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने वाला होता है तो उस ब्रिक ने उस बंदे को हमला करने से पहले ही रोक लिया था। अब लिजी को इस बात का रियलाइज होता है कि अब उसे इसे कंट्रोल करने के लिए पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में इन दोनों की ही स्पिरिचुअल पावर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। इसलिए वो अपने हाथ की मदद से अपने वेपन को फ्लॉट भी कर सकता है। जैसे ही एक बंदा लिजी पर अटैक करने के लिए आता है तो लिजी ने उसके पैर के ऊपर मार दिया होता है अपनी उसी ब्रिक को। जब किसी की उंगलियां दबती हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना असहनीय दर्द होता है। लिजी अब धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते जा रहा था कि कैसे हमला किया जाता है इस ब्रिक से। क्योंकि लिजी अपने वेपन, अपनी स्पिरिचुअल पावर और अपनी मार्शल आर्ट को कंबाइन करते हुए इतना शानदार तरीके से फाइट करना स्टार्ट करता है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि लिजी को यहाँ पर फाइट करते हुए कई साल बीत चुके हों, क्योंकि अब तो वो एक साथ ही 2 नहीं बल्कि 4 बंदों को हराने के लिए केपेबल हो चुका है। उसे एहसास हो चुका था कि ये स्पिरिचुअल ब्रिक कोई मामूली वेपन नहीं है, जिसकी मदद से उसने अपने कजिन के सारे साथियों को ही हरा दिया था। जो नजारा देखते हुए अब वो हैमर वाला बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और जाने लगता है लिजी पर अटैक करने के लिए, जहाँ पर वो भी रुकने वाला नहीं था। लेकिन वो बंदा भी बहुत ही होशियार होता है। जिस तरीके से उसने लिजी के अटैक को डॉज किया था उसी तरीके से लिजी भी उसके हर अटैक को डॉज कर देता है। जहाँ पर मौका पाते ही लिजी ने उसकी तो बैंड बजाना ही शुरू कर दिया था। जो नजारे देखने लायक होते हैं, लिजी उसको इस तरीके से मारता है जैसे कि वो किसी पंचिंग बैग को हिट कर रहा हो। स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल ब्रेक होने की वजह से ये अटैक बहुत ही गजब के लगते हैं। अटैक्स करते हुए उसने वैसे तो उसके पीछे धकेल ही दिया था, लेकिन इस बार वो सीधा जंप लगाते हुए जाता है और फोड़ देता है उस बंदे के थोबड़े को। जो नजारा देखने लायक होता है, क्योंकि लिजी ने ये हमला अपनी पूरी ताकत के साथ में किया था और केवल इस एक अटैक की वजह से उस बंदे की तो हालत ही खराब हो जाती है। जो ब्रिक भी तुरंत ही आ जाता है लिजी के पास में। लिजी कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज इतनी अच्छे तरीके से वर्क करती होगी, जिसकी मदद से उन बंदों को डराते हुए कहता है कि क्या कोई दोबारा से इसको आजमाना चाहता है। जिससे कि फिर ये ली फैमिली के सारे बंदे यहाँ से भाग जाते हैं। लिजी तभी शोची से कहता है कि सच में तुम्हारा ये वेपन बहुत ही ज्यादा गजब का है। शोची उसको बताने लगता है कि मेरे एंसेस्टर्स असल में थे एंशिएंट हेवनली ब्रिक्स से, इसी वजह से मैं बन गया हूँ तुम्हारा मास्टर सोल स्पिरिट। यानी कि जब कभी भी इस ब्रिक का मास्टर यानी कि तुम इसको यूज करोगे तो फिर ये खुद से ही अपनी ग्रेटेस्ट पावर को यूज करने लगेगा। लिजी कहने लगता है कि अब तो मैं इस ब्रिक की मदद से इस पूरे के पूरे फैंटेसी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के ऊपर किसी को भी हरा सकता हूँ, फिर चाहे मेरे रास्ते में कोई भी क्यों ना आ जाए। मुझे नहीं लगता कि अब किसी में भी ताकत होगी मुझे रोकने की। अभी वो शोची से कहता है कि वैसे मुझे मेरा पावर लेवल तो बताओ, या आखिर अभी मैं किस लेवल की स्ट्रेंथ को रखता हूँ। शोची बताता है कि मास्टर अभी आप केवल 1 स्टार सोल मास्टर ही हो, जो कि ये समझ लो कि सोल कल्टीवेटर्स की लिस्ट में सबसे नीचे वाली रैंक पर आते हैं। जो बात सुनते हुए लिजी कहता है कि यानी कि अभी मैं सबसे नीचे वाला कल्टीवेटर हूँ, जिसके बारे में बताने के लिए फिर शोची तुरंत ही उसके माइंड पावर को यूज करता है और ले जाता है लिजी के माइंड के अंदर बने हुए हेवन के अंदर। आगे चलकर पावरफुल बन के लिजी को इसी को ही ठीक करना होगा। लिजी कहने लगता है कि हम लोग अचानक से ही यहाँ पर कोर्ट ऑफ हेवन के अंदर कैसे आ गए। शोची उसको बताता है कि असल में तुम्हारे ही माइंड के अंदर बना हुआ एक सोल हेवन है। लिजी कहता है कि क्या सच में मेरे माइंड के अंदर है कोर्ट ऑफ हेवन। शोची उसको बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा जो माइंड है वो असल में कनेक्टेड है हेवन से। इस फैंटेसी वर्ल्ड के ऊपर जितने भी सोल कल्टीवेटर्स रहते हैं वो सारे के सारे भी हेवन के साथ में कनेक्टेड हैं। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो सोल पावर है वो कितनी है और उसको कैसे बढ़ाएं, जिसके बढ़ते ही तुम यहाँ पर आकर टूटे हुए हेवन को दोबारा से बना सकते हो और यही तुम्हारा काम भी है। लिजी कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, यानी कि मैं कल्टीवेशन और कोर्ट ऑफ हेवन को बनाने का काम एक ही समय पर कर पाऊंगा। लिजी कहने लगता है कि वैसे तुम मुझे सोल पावर्स के बारे में बताओ जिनके बारे में अभी तुम कह रहे थे। शोची बताता है कि इस दुनिया के अंदर असल में पाए जाते हैं पावर्स के 7 लेवल्स, असल में 1 स्टार से 7 स्टार तक जाते हैं, जिनको असल में कहते हैं सोल अप्रेंटिस, सोल मास्टर, सोल ग्रैंड मास्टर, सोल वन रेवल, सोल सुवरेन, सोल किंग और सोल पैरागॉन। इन 7 लेवल्स के साथ साथ ये भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने सुना है, इस दुनिया में 8 लेवल का स्टार और 9 स्टार सोल एनिमी का भी लेवल होता है, जो कि इतने बड़े लेवल होते हैं जिन तक पहुंचना शायद तो मुश्किल ही है। लिजी थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि मैं अभी केवल 1 स्टार के लेवल पे ही हूँ और मेरी नजर में मैं काफी ज्यादा ताकतवर भी हूँ। फिर सोचो ये 7 स्टार और 8 स्टार वाले कितनी ज्यादा पावर को रखते होंगे। पता नहीं कब वो समय आएगा जब मैं कोर्ट ऑफ हेवन को बना पाऊंगा और वापस से अपने घर पर जा पाऊंगा। शोची कहता है कि मास्टर आप चिंता क्यों करते हो, आपके पास जब मैं हूँ और मैं सोल स्पिरिट हूँ, असल
में अपने लीजी ट्राइब का, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में टैलेंट है कंस्ट्रक्शन का, तुम्हारे पास में बिल्डिंग्स को बनाने की बहुत ही शानदार एबिलिटीज है। लीजी कहता है कि क्या सच में ऐसा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। शोची कहता है कि आपके पास में जैसी स्किल्स हैं आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के पास नहीं देखी। लीजी कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मेरे आर्किटेक्चरल जीनियस की बात कर रहे हो, क्योंकि धरती पर रहते हुए मैं बनाने में कामयाब हो गया था कोर्ट ऑफ हेवन को, इसी वजह से मुझे चुना गया हेवन को रीबिल्ड करने के लिए। चलो मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने एकदम सही बंदे को चूज किया है। तो मेरे पास में मेरी जो भी आर्किटेक्चरल एबिलिटीज हैं उनको यूज करते हुए मैं डेफिनेटली इस हेवन को बनाने की कोशिश करूंगा। शौची कहता है कि ये कहने में जितना आसान लगता है उतना होगा नहीं। लीजी कहता है कि चलो अब हम लोगों को यहाँ से जाना है मिस्टी माउंटेन पर, क्योंकि वहीं पे जाके पता चलेगा कि असल में हमें करना क्या है। वो आगे बढ़ता तो है लेकिन वापस आके पूछता है कि वैसे हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। शौची बताता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करो अपने ही माइंड के ऊपर, जिसकी मदद से केवल एक ही झटके के साथ में वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल पाथ पर ट्रेवल करना उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो बार बार ही अपने माइंड को घुमाते हुए अंदर जाता है बाहर आता है। लेकिन ऐसा बार बार करने की वजह से शाओची की काफी बुरी हालत हो रही थी, क्योंकि वो एक सोल स्पिरिट है, इसी वजह से उसके ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट भी होता है। बार बार घूमने की वजह से उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। शाओची कहता है कि प्लीज मास्टर आप इस तरीके से मुझे घुमाना बंद करो, आप जहाँ पर भी जाने वाले थे प्लीज वहाँ पर चलो। तो फिर लीजी तुरंत ही बड़ी ही शान के साथ में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन शाओची से कहता है कि जरा रुक जाओ, सबसे पहले मुझे आपके कपड़ों को चेंज कर देने दो, क्योंकि आप इस कॉस्ट्यूम में इस दुनिया के बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। इसीलिए उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए लीजी को एक बहुत ही गजब का न्यू सूट दे दिया था, जो कि फैंटेसी वर्ल्ड में रहने की वजह से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट भी करता है। लीजी भी कहता है कि सच में मुझे तुम्हारा ये कॉस्ट्यूम बहुत ही अच्छा लगा, अब मैं बिल्कुल लग रहा हूँ जैसे कि मैं इसी दुनिया का ही हूँ। और अब वो चलते हुए यहाँ से जाने लगता है मिस्टी माउंटेन की तरफ। लेकिन लीजी को इस बात का एहसास हो रहा था जैसे कि कोई इसका पीछा कर रहा हो, जिसकी वजह से वो अटैक करने के लिए तुरंत ही निकाल लेता है अपनी स्पिरिचुअल ब्रिक को, जहाँ पर तभी उसके सामने से 12 सिंगा पर बैठी हुई एक लड़की आती हुई दिखाई देती है, जिसने जंप लगाते हुए लीजी को पार कर दिया था और वो उसके सामने ही रुक जाती है। और वो लीजी को देखते हुए कहती है कि अच्छा हुआ जो कि मैंने आपको ढूंढ लिया, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं आपको ढूंढ भी पाऊंगी। इसकी बात को सुनकर लीजी सोचने लगता है कि यानी कि अब ये भी मुझे जानती है। कहने लगती है कि बिग ब्रदर क्या आप मुझे भूल गए, मैं हूँ आपकी कजिन लिंगलोंग। मेरी माँ ने मुझे जैसे ही बताया कि आप बहुत बड़े खतरे में हो, इसी वजह से मैं आपको बचाने के लिए आ गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए भी एक सवारी को ले जाऊं, जहाँ पर लीजी के पास में तुरंत ही आ जाता है एक 12 सींग वाला घोड़ा। लिंगलोंग ये बताने लगती है कि हमारे जो सेकंड अंकल हैं उन्होंने असल में घोषित कर दिया है अपने आप को फैमिली का हेड। अब क्योंकि आपके पिताजी मिसिंग है, इसी वजह से अब वो आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि अब आपको यहाँ से भागना शुरू कर देना चाहिए। लिंगलोंग ने उसको थोड़ा सा खाना भी दे दिया था जो कि उसके रास्ते में काम में आएगा। लीजी सोचने लगता है कि आखिर इस दुनिया के लीजी ने और कितने ज्यादा लोगों को परेशान करके रखा था, इसीलिए वो अपने 12 सींग वाले घोड़े पर बैठता है और लिंगलोंग से कहने लगता है कि वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे ठीक तरीके से इसको राइड करना नहीं आता, क्यों ना तुम भी मेरे साथ में इसी पर बैठकर ही राइड करो। जो बात सुनते हुए लिंगलोंग कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है, लेकिन लीजी तो असल में सच ही कह रहा था। और जैसे उसका 12 सींग वाला घोड़ा यहाँ से निकल जाता है तो लिंगलोंग ये कहने लगती है कि मुझे सबसे पहले आपकी हेल्प करनी होगी इस फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से बाहर निकलने में। और अब ये दोनों ही ट्रेवल करते हुए वाइल्डरनेस के एकदम ही बीच में आ गए थे। जब ये लोग बड़े ही आराम से जा ही रहे होते हैं कि तभी फिर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट के द्वारा हमला कर दिया जाता है लीजी के ऊपर, जिसकी वजह से लीजी नीचे गिर जाता है और वो देखने लगता है कि आखिर हमला किसने किया। और ये हमला असल में किया होता है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेडली स्कॉर्पियन ने, जो कि एक बीस्ट होने की वजह से वो तुरंत ही हमला करने लगता है लीजी के ऊपर, जिससे लीजी तुरंत ही अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगा था। लेकिन लिंगलोंग हिम्मत दिखाती है और वो निकाल लेती है अपने एरो को, जिसको उसने तुरंत ही निशाना लगा के हिट कर दिया होता है उसी रेड स्कॉर्पियन के ऊपर। जो अटैक वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये असल में होता है एक स्पिरिचुअल एरो, लेकिन रेड स्कॉर्पियन को इस अटैक से जरा सा भी फर्क भी नहीं पड़ता, इसीलिए वो गुस्से के साथ में अटैक करने के लिए आने लगता है लिंगलोंग के ऊपर, जो कि भले ही उसके ऊपर अपना एरो हिट करने वाली थी, लेकिन स्कॉर्पियन ने उस पर हमला करते हुए उसी को ही इंजर्ड कर दिया था। लिंगलोंग लीजी से ये कहने लगती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम अभी अपने पावर लेवल से इस 2 स्टार रेड टेल्ड पॉइजनस स्कॉर्पियन को नहीं हरा पाओगे। अगर इसने तुम पर जरा सा भी हमला कर दिया तो तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और फिर ये तुम्हें स्वेलो कर जाएगा। और जैसे ही ये स्कॉर्पियन अपना डंक मारने वाला होता है लिंगलोंग को, उसको रोकने के लिए लीजी यूज करता है तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल ब्रिक का, जो चीज देखते हुए अब ये स्कॉर्पियन हमला करने के लिए तैयार हो जाता है लीजी के ऊपर। लेकिन उससे पहले ही लीजी तुरंत अपनी ब्रिक का यूज करता है और कई बार अटैक करता है उसी स्कॉर्पियन के हेड के ऊपर, लेकिन इसकी वजह से ये रेड टेल्ड स्कॉर्पियन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और सीधा ही पीछे पड़ जाता है लीजी के, जिसकी वजह से उसको बचाने के लिए अब तभी पीछे पीछे आना पड़ता है लिंगलोंग को भी। इस स्कॉर्पियन का पावर लेवल और स्पीड सच में काफी ज्यादा होती है। 2 स्टार का होने की वजह से उसके पास में
लीजी से दुगनी पावर्स थी। लीजी भागते हुए ये सोच रहा था कि सच में हम दोनों के पावर्स के बीच में बहुत ही बड़ा फासला है। वो कई सारी छोटी छोटी चीजों से होकर गुजर रहा था ताकि ये स्कॉर्पियन उन्हीं में फंसकर रह जाए। इन स्कॉर्पियन के पास में जो स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस होती है उसी की वजह से लीजी के लिए खुद को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि इस बार अब डायरेक्टली ये स्कॉर्पियन सीधा जंप लगा जाता है लीजी के ऊपर और अपने डंक को भी सीधा ही उसने हिट कर दिया होता है। क्या लीजी इससे बच पाएगा, इसके बारे में हमें अगले एपिसोड के अंदर दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।